गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू चैनल फुट्टी भाई। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ बेसिकली कर्नाटक का जो बेलूर जगह है, और बेलूर के अंदर में बहुत ही प्राचीन टेम्पल है जिस टेम्पल का नाम है श्री चन्ना केशवा टेम्पल। पहले इस टेम्पल को विजयनगरा टेम्पल भी कहा जाता था, बट बाद में इसका नाम श्री चन्ना केशवा के नाम पे हो गया, जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और बेलूर जो जगह है ये कर्नाटक के हसन जिले के अंदर में आता है, और हसन जिले जो कि यगाची नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और ये जो पूरे टेम्पल की बात किया जाए, इस पूरे जो प्रांगण के अंदर में जो टेम्पल है या एक हलीवेडु टेम्पल है, अगर इस पूरे हसन जिले के अंदर में जितनी भी टेम्पल्स आती है उसकी अगर बात किया जाए तो ये अपनी होयसल आर्किटेक्चर के कारण पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन लगभग 900 ईयर पहले जो बेलूर जो जगह था यह बस एक रिलीजियस प्लेस नहीं था, यह होयसल जो साम्राज्य थी उसकी कैपिटल में से भी एक था। और अगर पुराने डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए या पुराने अभिलेखों की बात किया जाए उसके हिसाब से इस जगह का नाम पहले बेलापुरा, फिर वेलूर या बेहलूर के नाम से भी जाना जाता था। आज मैं जिस टेम्पल को देखने आया हूँ उसमें बस भगवान की ही मूर्ति नहीं है, बल्कि लगभग पुराना एक 9 साल पुराना एक पूरा युग कैद है। और अगर पूरे मंदिर के निर्माण की बात किया जाए तो इस मंदिर को बनाने में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है राजा विष्णुवर्धन जी का, जिनके शासनकाल में इसके काम की शुरुआत हुई थी। लगभग 1116-1117 शताब्दी के आसपास में इसका निर्माण और प्रतिष्ठा हुई थी। बट जो सरकारी कर्नाटक डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से राजा विष्णु वर्धन ने जो चोल राजा थे उनके खिलाफ विजय हासिल करने के बाद इस जगह का निर्माण कार्य शुरुआत कराया था। और यूनेस्को के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में भी 1116 और 1117 के सैन्य अभियान जो उस समय हुए थे, और 1117 में मंदिर के बनाने का उल्लेख किया गया है। और मंदिर का जो तत्कालीन नाम उस समय था विजय नारायणा। बाद में लोकप्रिय रूप से इसे केशवा या चिन्ना केशवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि मंदिर का निर्माण राजा विष्णुवर्धन ने कराया, जबकि इसे बनाने में अनेक वास्तुकार, मूर्तिकार या शिल्पकार की पीढ़ियों ने काम किया है। जैसे राजा विष्णुवर्धन होयसल वंशज के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक थे। उसी समय में होयसल का पावर काफी तेजी से बढ़ रहा था और वो लोग कई जगहों पे अपनी विजय को हासिल कर रहे थे। लेकिन यहाँ की जो कहानी है वो कहानी बस एक लड़ाई या राजनीति की नहीं है। उसी दौर में श्री विष्णुवर्धन जी का जो संबंध है वो श्री वैष्णव परंपरा या रामानुजाचार्य से जोड़ा जाता है। यूनेस्को के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इसी काल के आसपास में विष्णुवर्धन जी ने रामानुज के प्रभाव से श्री वैष्णव मत को अपनाया था। इसलिए मंदिर को आप केवल राजा का विजय स्मारक से नहीं कहेंगे, और यह राजनीतिक शक्ति, धार्मिक आस्था, कला और स्थापत्य चारों का संगम था ये। और कर्नाटक टूरिज्म डॉक्यूमेंट्स का जो विवरण है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो मंदिर को बनाने में लगभग 103 साल के आसपास का समय लगा था। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स के हिसाब की बात मैं कर रहा हूँ, और इतिहास में अगर डिटेल्स रिकॉर्ड जो हम लोग चेक करते हैं उसके हिसाब से मुख्य मंदिर की प्रतिष्ठा 1117 में हो गई थी, जबकि पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स बाद में या सदियों के बाद इसे डेवलप, रीस्ट्रक्चर किया जाता रहा। और लोकप्रिय रूप से कहा जाता है कि चन्ना केशवा मंदिर को पूरा होने के लिए लगभग 103 साल का समय लगा है। लेकिन वास्तव में मंदिर का जो इतिहास है एक सिंगल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह नहीं है ये। और ये मुख्य मंदिर की जैसे प्रतिष्ठा की बात किया जाए 1117 शताब्दी में हुई थी, लेकिन बाद की पीढ़ियों ने भी इसका निर्माण, विस्तार या रीस्ट्रक्चर ये सब कुछ किया जाता रहा है। और जैसे मैं आपको पहले बताया कि इसे राजा विष्णुवर्धन ने बनाया था, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी सब चीजें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। और मुख्य रूप से वो चीजें क्या है, जैसे कर्नाटक सरकार के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मास्टर क्राफ्टमैन, जिसमें जो नाम आता है वो मेन नाम किसका आता है, दसोजा और उनके बेटे जो चावना का नाम मिलता है, जो दोनों एक एरिया था बलीग्रामा एरिया से दोनों थे। और उस समय जो वो एरिया था वो कला और शिल्प का सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र था। लेकिन वही दोनों अकेले नहीं थे, और उनके अलावा और भी कुछ नाम मिलते हैं, जैसे दसोजा, चवाना या चिक्का हम्पा या मलियाना या नागोजा, ये भी नाम मिलते हैं। अनेक शिल्पकार थे जो कि उस समय काफी ज्यादा ही फेमस थे। उन लोगों ने उनकी और उनकी पीढ़ियों ने इस मंदिर का
जो शिल्पकार देखेंगे, जो आप आर्किटेक्चर देखेंगे, इन सब काम उन लोगों ने किया है। लेकिन कुछ कलाकारों ने क्या किया, अपनी मूर्ति जो बनाई थी उन्होंने वहां पे नाम या पहचान को एक इंस्क्रिप्शन के तौर पे छोड़ दिया, ताकि 9 साल पहले वो कलाकार ये चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां जो भी आ रही है उनका नाम जाने कि इसे किसने बनाया है। और चन्नाकेश्वर टेम्पल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है इस टेम्पल का आर्किटेक्चर, जो स्टार शेप, अगर आप ऊपर से देखेंगे टेम्पल तो ऐसा लगेगा जैसे ये स्टार शेप में टेम्पल है। और आप इसका प्लान जो है वो सीधा चौकोर नहीं लगता है, बल्कि कई कोण, कई एंगल है यहाँ पे, और कई प्रोजेक्शन के कारण ये तारे जैसा दिखता है। एंड होयसल आर्किटेक्चर ने इसे बनाने में सॉफ्ट स्टोन का इस्तेमाल किया था, और ये रिलेटिवली सॉफ्ट स्टोन होने के कारण जो भी डिटेल्स कार्विंग जो यहाँ पे की गई है उसको बनाने में सुविधा देता था। जैसे कई सारे आर्किटेक्चर आप देखेंगे, कई सारे मूर्ति देखेंगे, उसके अंदर कई सारे एंगल से बहुत सारे होल है वहां पे, और एक एक चीजों की इतनी डिटेल्स तरीके से बनाई गई है जो कि हार्ड रॉक पे बनाना मुश्किल था, इसीलिए इसे सॉफ्ट रॉक जो था उसके ऊपर बनाया गया है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल भी पैदा करता है कि इतने सॉफ्ट स्टोन पे इतनी महीन कार्बिन लगभग 9 साल से कैसे टिक पाई है। यही इस आर्किटेक्चर की इंजीनियरिंग और जो क्राफ्टमैनशिप है इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। और मंदिर में एक जगती है, जगती बेसिकली हम लोग उसे कहते हैं जो जिसके ऊपर, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पूरी टेम्पल खड़ी है उसे हम लोग जगती कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म मंदिर के चारों ओर घूमने के लिए, जैसे श्रद्धालु जो होते हैं, भक्तगण होते हैं, उनको घूमने के लिए बनाया गया था। और मंदिर को अगर आप बाहर से देखें तो ये पूरी तरीके से पत्थर की किताब लगती है। इसमें आपको मिलता है जैसे कई सारे जो आर्किटेक्चर बने हुए हैं उसमें हाथी, घोड़े, युद्ध, पौराणिक कथाएं, रामायण प्रसंग, महाभारत से जुड़े दृश्य और पुराणों के भी अभिलेख यहाँ पे मिलते हैं। देवी देवता, नर्तक, संगीतकार, पशु पक्षी और दैनिक जीवन की कंट्री लाइफ देखने को मिलता है। और नीचे से ऊपर तक मंदिर की दीवारें सिर्फ सजाई नहीं गई है, उसे एक पूरे क्रम में पढ़ा जा सकता है, जैसे पत्थर के ऊपर एक पूरी दृश्य कथा लिखी गई हो। और मंदिर के सबसे फेमस जो है स्टार पल्स में से एक है इनकी मदनिकाज, यानी मंदिर के मंडप के आर्किटेक्चर के हिस्से के अंदर में जो महिला आकृतियां हैं उनके अलग अलग पोज और एक्टिविटीज करते हुए दिखाया गया है, जैसे डांस, संगीत, मिरर देखना, बीड़ा बजाना, शिकार करना, पुस्तक से जुड़ी गतिविधियां, श्रृंगार, बाल सुखाना वगैरह, ये सब कुछ। और उसमें एक सबसे फेमस है एक मिरर देखने वाली एक सुंदर सी वुमेन, जो सबसे फेमस में से एक है। जैसे कर्नाटक सरकार के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इसे रानी शांतला देवी की सुंदरता के साथ जोड़े रखने का परंपरा का उल्लेख मिलता है, और स्थानीय और लोकप्रिय परंपरा में इसे रानी शांतला देवी से सुंदरता से जोड़ती है। और इस मंदिर के सबसे बड़ी बात की जाए तो मंदिर के अंदर के जो पिलर हैं जो हाईली पॉलिश्ड है, जो कार्ड पिलर आपको दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इसे लेथ मशीन के ऊपर बनाया गया है। और कुछ पिलर को लेथ टर्न पिलर के रूप से भी वर्णित किया गया है, यानी इसकी सतह और गोलाई को अत्यंत नियंत्रित तरीके से बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत भारी डिवाइस से या किसी कंप्यूटराइज्ड डिवाइस से इसको बनाया गया है, जो कि देखने में आज के भी समय में अगर ऐसा कुछ बनाने के लिए कहा जाए तो शायद नहीं बन पाएगा। तो हालांकि उस समय वैसे किसी मशीन के होने का जिक्र भी नहीं मिलता है, बट हम इग्नोर भी नहीं कर सकते कि वो अपनी जो उनकी जो पीढ़ी थी, अपने पीढ़ी में सबसे जो एक डेवलप की बात की जाए तो डेवलप तरीके से वो लोग थे। तो शायद हो सकता है कि कुछ भी इस्तेमाल वो लोग किए होंगे, जैसा जो लेथ मशीन की बात में कर रहा हूँ। ये मेरी बस एक कल्पना है, मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। और मंदिर के अंदर कुछ और पिलर हैं, जैसे नरसिम्हा पिलर जो कि अपने बेस पर घूम सकता था, ऐसा बताया जाता है। मोहिनी पिलर को भी अत्यंत सुंदर कार्विंग के रूप में जाना जाता है। स्थानीय परंपरा और पर्यटन विवरण के हिसाब से पिलर की घूमने की जो कहानी है वो प्रसिद्ध है, बट जो मैं इसे सत्यापित नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जो उसकी डिजाइन है, जो उस पिलर नरसिम्हा पिलर की बात किया जाए तो उसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से की गई है, जैसा देखने में लगता है कि वो अपने रोटेट है, अपनी जो एक्सिस है उसके ऊपर वो घूम सकता था वो पिलर। एंड मोहिनी पिलर जिसकी मैं बात में कर रहा हूँ उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सारे पिलर को सपोर्ट ही देने के लिए बनाया गया है। अगर मोहिनी पिलर में से किसी एक पिलर को भी कुछ हो गया तो ऐसा लगता है कि शायद पूरी जो टेम्पल है वो गिर भी सकती है। इस तरीके से पूरे तरीके से एक सेंट्रलाइज तरीके से इसको बनाया गया है। एंड मुख्य रूप से जो ये मंदिर है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित है, और इस टेम्पल में आज भी पूजा और परंपरा होती है। और 14वीं शताब्दी में जो होयसल साम्राज्य जो थी, तो क्या हुआ कि नॉर्थ
इंडिया से बहुत सारी सैन्य शक्तियां आई और उन्हें बहुत सारे आक्रमणों का सामना करना पड़ा और बेलूर और जो हलेबीडु जो जगह है इन संघर्षों से प्रभावित भी हुआ था और इन ताकतों ने मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया था और होयसला का जो पावर जब कम पड़ने लगा तो विजयनगरा एम्पायर ने एंट्री किया और उनके टाइम में मंदिर का और भी रिपेयर हुआ था। लेकिन आज भी एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इस मंदिर का शिखर क्यों नहीं है। हालांकि मैं इस मंदिर को देखने के बाद स्तब्ध हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस पूरे मंदिर को विवरण करने के लिए। बट आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने विचार को प्रकट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।